इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप में बात करी है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, ई कॉमर्स के अंदर कैसे बेचा जाता है, एकदम बेस से लेकर जहाँ पर आपके पास में बहुत ही कम कैपिटल हो, वहाँ से आप कैसे शुरू कर कर बहुत सारे पैसे को कैसे अर्न कर सकते हो, बहुत सारा प्रॉफिट कैसे ला सकते हो। बहुत ही चीज़ को बहुत ही बारीकी से हमने बात किया है। देखते रहिए इस पॉडकास्ट को, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अब पहले ये बताओ कि आप करते क्या-क्या हो ताकि ऑडियंस को समझ में आए? ओके, सो आई एम अ गुज्जू बिजनेसमैन कि जिसको क्या है बचपन से बिजनेस करना पसंद है। फैमिली की बात करूँ तो वहाँ पे भी जॉब के लायक जनरली कोई नहीं करता, ऑलमोस्ट सब बिजनेस यहाँ पे करते हैं। सो बचपन से लाइक बोलते हैं तो अपने खून के अंदर ही बिजनेस होता है, राइट? तो बिजनेस करना वही एक अपना लाइक फाइनल गोल होता है। कुछ भी कर लो, छोटा मोटा कुछ भी कर लो, अपन क्या गोल होता है, बिजनेस यहाँ पे करना होता है। एंड अभी करंट बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस यहाँ पे करते हैं। जैसे कि अपने काम है, ई कॉमर्स का काम है, तो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे से यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, लाइक अमेजोन के रिगार्डिंग मेनली यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ। और उसी के रिगार्डिंग अमेज़न के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। एंड इसके अलावा दूसरा यहाँ पे अपना काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी अब यहाँ पे अपना बिज़नेस चलता है। एज़ अ नॉर्मल पर्सन, एक मैं गाँव में रहने वाला अ, एक छोटा-सा कोई कलाकार है, उसको कोई चीज़ अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे बेचनी है, तो वो स्टार्ट कैसे करे? ओके, सो यहाँ पे अमेज़न पे अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं कि अमेज़न पे लाइक आपको इंडिया के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे मेन सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वाला पार्ट आता है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत ईज़ी है। मेन आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक जीएसटी नंबर चाहिए। ओके। आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप क्या कर सकते हो, अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एक बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। सिर्फ आपको 5 चीज़ चाहिए, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अमेज़न पे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, या तो आपकी खुद की ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग आपको अगर स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे एक ब्रांड का अप्रूवल लेना होता है। तो ब्रांड का अप्रूवल ले लेके वहाँ पे उसको बोलते हैं जीटीएन अप्रूवल। सो हुँ, हुँ। जीटीएन अप्रूवल जैसे अपने ले लेंगे, उसके बाद क्या कर पाएँगे, अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यापारी जो एक बहुत ही छोटा कलाकार है, उसके पास में इतनी लेवरेज या इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो जीएसटी नंबर कैसे ले, अदरवाइज़ ये सारी की सारी प्रोसीजर्स हैं, वो कैसे करे? दूसरी चीज़ ये होती है कि तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, एक तो पहली चीज़ तो वो मुश्किल है कि वो ये सारी की चीज़ों को कलेक्ट कैसे करे। दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा घुस होती है, बहुत ज़्यादा बैकएंड में टेबल के नीचे पैसे देने पड़ते हैं। सो ये इस बिज़नेस में है और ये एक नॉर्मल पर्सन वो कैसे करे जिसके पास में इतनी भी नॉलेज नहीं है? ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, मेन जीएसटी नंबर आपको लेना होता है। तो जीएसटी नंबर तो लाइक इंडिया के अंदर लाइक हर किसी को पता होता है कैसे लेना होता है। जीएसटी की वेबसाइट पे वहाँ जाके अपने खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है जो चार्टर्ड अकाउंट, जो सीए होते हैं उसके थ्रू क्या उसको हायर कर लेंगे, वो अपने बिहाफ ऑफ जीएसटी नंबर को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो जीएसटी नंबर मिलने में इतना इशू नहीं होता। अगर आपके पास कॉमर्शियल एड्रेस अवेलेबल है तो इतना इशू नहीं होता। अगर आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे लाइक जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हो, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आपके पास लाइक कॉमर्शियल एड्रेस अवेलेबल है। सो जीएसटी में इतना लाइक बोलते हो टेबल के नीचे से, तो इतना जीएसटी के अंदर थोड़ा नहीं होता, थोड़ा 1000-2000 में ही काम यहाँ पे चल जाता है। लाइक बड़ी अमाउंट यहाँ पे नहीं होती, जो फैक्ट तो बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। 1000-2000 यहाँ पे लग जाते हैं, बट वो ज़्यादा भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इतने के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर आ गया। बाकी अमेज़न पे कोई भी अमेज़न का कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब आपका लिस्ट अकाउंट बनाने का या तो लिस्टिंग करने का कोई भी चार्ज नहीं होगा। अमेज़न का चार्ज आपको तभी लगेगा जब क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, तभी अमेज़न का कमीशन, डिलीवरी चार्ज सब लगता है। हुँ, राइट? तो हुँ। उससे पहले कोई भी दूसरा यहाँ पे चार्ज नहीं लगता। आपको थोड़ा-सा अगर आप खुद के पास प्रोडक्ट अवेलेबल तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा, तो वो आप उसको हम यहाँ पे अमेज़न पे बेचेंगे। सो मेन जीएसटी नंबर है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ जीएसटी नंबर हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो जो चार्टर्ड अकाउंट है उसके पास के लाइक उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी नंबर अपने पास आ जाता है। उसके बाद उसका मंथली बेस पे जीएसटी फाइलिंग करना होता है, वो हम खुद भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसको देख कर खुद भी कर सकते हैं, या तो चार्टर्ड अकाउंट जो होते हैं वो हमको सेम चीज़ कर देंगे, मंथली बेस ओके, पे फाइल कर देंगे। ओके। सो ये तो चलो एक नॉर्मल फार्मर या डिज़ाइनर के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति को हायर करता है, अदरवाइज़ किसी एजेंसी को हायर करता है जो उसके लिए सारा का सारा काम करे, भले वो थोड़ा मार्जिन ले और फिर वो करे, तो ऐसी भी प्रोसीजर होते हैं जहाँ पर ये मार्जिन के थ्रू ये प्रोसेस होती है या फिर ये एजेंसी के थ्रू ये प्रोसेस होती है? यस, एग्जैक्टली इसके अंदर होता है। इसमें क्या बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है कि अमेज़न की सेल्स टीम यहाँ पे अवेलेबल होती है। अमेज़न के खुद के यहाँ पे बंदे होते हैं, अमेज़न के एम्प्लॉय होता है, उसको सैलरी कौन पे करता है, अमेज़न पे करता है। तो वो एज़ अ न्यू पर्सन, हम न्यू पर्सन है तो हमारा अकाउंट ओपन करेंगे, उसको मैनेज भी सारा करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाने के लिए पूरी हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे अमेज़न की सेल्स टीम अवेलेबल है, जो भी हमको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। एंड दूसरी जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्लस यहाँ अमेज़न की टीम है हमको गाइड करने के लिए। प्लस थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसका भी यहाँ पे अपने बेनिफिट ले सकते हैं। उसका भी यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है, थर्ड पार्टी अमेज़न ने क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा एफिलिएट प्रोग्राम जैसा, हुँ, कि हुँ। सपोज़ मान लो मैं अमेज़न का एटीएस हूँ। एटीएस यानी कि अमेज़न 10 ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ मैं अमेज़न के अंदर। हुँ, तो हुँ। अगर आपको अमेज़न पे लॉन्च होना है तो मैं आपको अमेज़न पे लॉन्च कर सकता हूँ।
तो आपको लॉन्च करूँगा, उसके 3 महीने के अंदर जितना भी आपका सेल्स होगा उसमें से कुछ छोटा-मोटा अमाउंट मुझे भी मिलेगा, वो सेल्स पे ही मिलेगा, आपको सिर्फ लॉन्च करने से नहीं मिलेगा। आपको हाँ। लाइक यहाँ पे लॉन्च करूँगा, उसके बाद छोटा-मोटा अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे बहुत थर्ड पार्टी इंडिविजुअल पर्सन भी अवेलेबल है, जो लाइक आपको सेल्स बढ़ाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? मेरी है, क्योंकि हुँ, आपका हुँ, सेल्स बढ़ेगा तभी क्या होगा, मेरा कुछ परसेंटेज उसमें से निकलेगा। सो हुँ। अमेज़न का एटीएस करके प्रोग्राम आता है, तो बहुत सारे पर्सन होते हैं जो एटीएस बनते हैं एंड प्लस यहाँ पे वो रेवेन्यू करते हैं, प्लस नए सेलर को यहाँ पे लॉन्च भी करते हैं। सो आपके लिए एज़ अ न्यू पर्सन ईज़ी हो जाएगा, यहाँ पे से अमेज़न पे सेलिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं हूँ हुँ। आपको पूरा गाइड करने के लिए। अभी भाई ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ये डॉक्यूमेंट्स है, बस आप ये दे दो मुझे, इतना मैं लिस्टिंग करवा दूँगा। तो सारी चीज़ मैं आपको एज़ अ लाइक एक्सपर्ट पर्सन है, तो मेरे पास जो जानकारी है उसके बेस पे आपको पूरा हेल्प करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा। ओके। सो 3 महीने के बाद क्या होगा? 3 महीने हो गए, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा प्रॉफ़िट मिलेगा उसके अंदर? हाँ, पु नहीं, उसमें क्या होता है कि जो प्रॉफ़िट तो आपको ही पूरा मिलेगा, पर आपका सेल्स के बेस पे एक्स्ट्रा अमेज़न मुझे कमीशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑन बोर्ड किया था, बाकी तो आपके ये उसमें से लाइफ मुझे नहीं मिलेगा। आपको तो अमेज़न पे जो सेलिंग करो, आपका जितना भी सेल्स होता है उसका तो प्रॉफ़िट है, तो जो भी आपका प्रॉफ़िट हो रहा है वो सारा तो आपको ही मिलेगा। बट उसके बेस पे क्योंकि आपको लॉन्च किसने किया अमेज़न पे? मैंने किया। तो अमेज़न मुझे हुँ, एक्स्ट्रा आपका जो सेल्स हुआ, लाइक 50,000 का हुआ, लाख का हुआ, 2 लाख का सेल्स हो गया 3 महीने के अंदर, तो उसके बेस पे अमेज़न मुझे उसका अलग-अलग क्राइटेरिया है। इतना सेल्स हुआ तो इतना परसेंट मिलेगा, इतना सेल्स हुआ तो इतना मिलेगा, इस चीज़ के लिए इतना मिलेगा। तो उसके बेस पे हुँ। थोड़ी बहुत अमाउंट यहाँ पे मिलती रहती है। आपके उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। आपको तो मुझे फ्री में ही सपोर्ट प्रोवाइड करना है। बट अमेज़न मुझे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको मैंने अमेज़न पे लाइक ऑन बोर्ड किया है। ओके। सो ये लाइफ़ टाइम मिलता है आपको जब जो ऑनबोर्ड करता है, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ 3 महीने के लिए नहीं, होता है? 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने का पीरियड है, उसके बाद हमारी साइड से सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करना होता है और आपको फिर 3 महीने के अंदर आइडिया आ जाता है कैसे वर्क करता है। क्योंकि अमेज़न क्या है, लाइक सीधी-सी बात बताऊँ तो रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं कि भाई अमेज़न पे अकाउंट हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना होता है, ऑर्डर आए तो उसको प्रोसेस करना होता है, एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे लगती है, लाइक टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट होता है, ए प्लस कंटेंट होता है, हुँ। एडवर्टाइज़मेंट लगाना है तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना। तो बेसिक चीज़ें जो आप लाइक 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही ईज़िली पूरा आपकी एक्सपर्टाइज़ भी अंदर इसके अंदर आ सकती है। अगर आपने सही से थोड़ा टाइम निकाल कर इस पर फोकस करके किया, सो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी एक्सपर्टाइज़ आ सकती है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अमेज़न के जो सिस्टम है उसी को तो समझना है हमें, कि वो कैसे वर्क करता है। वो सिस्टम को समझ लिया, बस वो सारी चीज़ वही तो है करना है रेगुलर। ओके। सो ये सेम जो सर्विस है, जो आप बोल रहे हो कि अमेज़न पे बहुत अच्छी लेवरेज मिलती है आपको। ये सेम सर्विस फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें भी ये सेम रहती है या फिर उसके अंदर मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स चेंज होते हैं, तो वहाँ पर सर्विसेज़ या फिर चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं? हाँ, प्लेटफ़ॉर्म चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है, सर्विस के अंदर कहीं न कहीं डिफरेंस आ जाता है। लाइक इंडिया के अंदर बात करूँ तो सबसे बेस्ट सर्विस जो सेलर सपोर्ट बोलते हैं। एक होता है कस्टमर सपोर्ट, जो नॉर्मल प्रोडक्ट परचेज़ करता है उसको क्या मिलता है, कस्टमर सपोर्ट मिलता है। पर एज़ अ हुँ, सेलर हमको क्या मिलता है, सेलर सपोर्ट मिलता है। तो उसके अंदर बात करूँ तो अमेज़न का सबसे बेस्ट है। 100% परफेक्ट नहीं बोल सकते, पर दूसरे के कंपैरिज़न करें, मीशो के साथ कंपेयर करें, फ्लिपकार्ट के साथ कंपेयर करें, सो अमेज़न का सेलर सपोर्ट काफ़ी बेस्ट सपोर्ट है इसी तरह। आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, बट एक पर्टिकुलर कॉस्ट क्या लगेगा एक किसी को स्टार्ट करने में? प्लस जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो स्टार्टिंग के अंदर अमेज़न लिस्टिंग के अंदर अदरवाइज़ एक जितने भी मतलब एक एक व्यक्ति जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास बस एक स्किल है, उसको अगर पहली बार अमेज़न पे खुद से लिस्ट करना है विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें, तो कितना एक मिनिमम सा क्या खर्चा हो जाता है? बिनिमम से खर्चे की बात करो, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट का बताया, तो डॉक्यूमेंट के अंदर मेन मेन हमें क्या करना है, जीएसटी नंबर लेना है और दूसरा आपको कंपनी रजिस्टर करवाना है। तो वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप करवा रहे हो तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं लगता, 2-3 हज़ार के अंदर प्रोप्राइटरशिप कंपनी रजिस्टर हो जाती है और जीएसटी का खर्चा आप कितना पकड़ लो, 2 से 3 हज़ार जीएसटी का खर्चा पकड़ लो। हुँ, सो 5000 खर्चा किसका हो गया आपका, डॉक्यूमेंट का हो गया। प्रोप्राइटरशिप कंपनी के अंदर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या तो एलएलपी कंपनी बना रहे हो तो उसके हिसाब से थोड़ा सा खर्च आपके बढ़ जाएंगे, 20,000, 25,000, 30,000 तक आपके खर्चे चले जाएंगे। तो हुँ, यहाँ पे बेसिक खर्चे गिनने जाओ तो अगर प्रॉपर जनरली जो कोई पर्सन स्टार्ट करता है, कोई न्यू पर्सन होता है, तो उसको हम वही सजेस्ट करते हैं कि आप कौन सी कंपनी स्टार्ट करो। इंडिविजुअल है कि प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी है उससे आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5000 के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा, कंपनी भी रजिस्टर हो जाएगी। दूसरा आपने पूछा कि यहाँ पे अमेज़न पे, तो अमेज़न का कोई भी चार्जेस नहीं होता। लाइक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमेज़न का क्या होता है, जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक कोई भी चार्जेस नहीं है। उसका जो प्रोसेस होता है, लाइक यहाँ पे अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट करना, लिस्टिंग क्रिएट करना, वो सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर हो जाता है। उसका अलग वेबसाइट है, तो वहाँ पे वेबसाइट पे अकाउंट बना लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दिया, तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। गॉट इट। सो ये फ़ोटोज़ या फिर जो शूट करने का काम होता है ये आप खुद भी कर सकते हो अदरवाइज़ कोई और भी होता है जो ये काम कर सकता है? ओके, उसमें भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास खुद लाइक स्टूडियो अवेलेबल है, तो फोटोग्राफी की स्किल है तो आप खुद भी कर सकते हो, या तो दूसरे से भी करवा सकते हो जो स्पेसिफिक जिसका काम होता है, प्रोडक्ट फोटोशूट का काम होता है, ओके। उसके थ्रू भी करवा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ तो कौन सा होता है, काफ़ी बार क्या होता है, लोग यहाँ पे कॉमन प्रोडक्ट सेल करते हैं कि जो प्रोडक्ट हुँ, ऑनलाइन अमेज़न पे सेल हो रही है, सेम टाइप की प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल करने की ट्राई करते हैं। सो राइट, उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप के फोटो तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो राइट। इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको एडिटिंग करना जो, तो उसको स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के जो
जो दिखाने होते हैं वो हम दिखा सकते हैं। तो डायरेक्टली एडिटिंग वाला पार्ट अपना बचता है, फोटो शूटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम खुद से करने जाएंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी का फोटो नहीं खींच पाएंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो बहुत बार तो हम ऐसा ही करते हैं, काफी बार क्या कॉमन प्रोडक्ट होते हैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाता है, Amazon.com से मिल जाता है, अलीबाबा वेबसाइट है वहाँ से, जो चाइनीज सप्लायर की वेबसाइट है वहाँ से मिल जाती है, इंडिया मार्ट है तो वहाँ से कुछ कुछ फोटो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, गूगल से तो ऑब्वियसली बातें मिल ही जाती है, अमेजोन पे सर्च करते हैं वहाँ से भी फोटोज मिल जाते हैं। सो वहीं से फोटो उठा लिया, उसको एडिटिंग पूरा कर दिया, अपनी ब्रांड का लोगोस बोगोस कलर कॉम्बिनेशन सारा अपनी ब्रांड के अंदर चेंज कर दिया, उसी को फिर यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने। चलो मान लो कि आपने जो है अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और आपने पूरा अकाउंट क्रिएट करके सारी चीज़ें कर ली। अब आपके पास पहला ऑर्डर आता है, आप इसको शिप कैसे करोगे, पैकेजिंग कैसे करोगे, रिटर्न को कैसे मैनेज करोगे? तो पहले अपने स्टार्ट करते हैं, इसको शिप कैसे करना है, बॉक्स की पैकेजिंग कैसे होती है और किस तरीके से उसको कैसे भेजना होता है नॉर्मली? ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आपको रिसीव हो गया, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कौन सी शिपिंग मेथड आप यूज करो। सबसे पहले समझना पड़ेगा अमेजोन के अंदर शिपिंग मेथड कौन सी होती है, ओके। राइट। तो अमेजोन के अंदर मैं बात करूँ तो 3 टाइप की शिपिंग मेथड होती है। सबसे पहले क्या होता है अमेजोन ऐप भी है, तो अमेजोन ऐप भी यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसके अंदर क्या होता है प्रोडक्ट का जो स्टॉक होता है उसको एक साथ में बल्क में 10 पीसीस, 15 पीसीस, 50 पीसीस, 100 पीसीस हम क्या करेंगे एक साथ में अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर भेज देंगे। तो प्रोडक्ट अपना कहाँ पे रहेगा, अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर रहेगा। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा उसको पिक करना, पैक करना और उसको डिलीवर करवाने की जो तीनों जिम्मेदारी होती है अमेजोन की रहेगी। तो वो केस के अंदर में कुछ भी नहीं करना, पहले से प्रोडक्ट को सिर्फ अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर भेज के रखना है। सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन होता है वो होता है इजी शिप का। अब इजी शिप के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट को लाइक ऑर्डर आएगा तो आपके वेयरहाउस से वो डिस्पैच होगा, तो प्रोडक्ट को पिक करना, उसको पैक करना वो आपकी जिम्मेदारी है। एज लाइक सेलर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको रेडी करके रखेंगे। अमेजोन का जो डिलीवरी पार्टनर होता है, अमेजोन के जो एटीएस है, एटीएस यानी कि अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसका पर्सन आएगा आपके पास से ऑर्डर को पिकअप करेगा और कस्टमर तक को यहाँ पे डिलीवर करवा देगा। और तीसरा जो यहाँ पे मेथड होता है उसको बोलते हैं सेल्फ शिप, यानी कि वो जो ऑर्डर आएगा उसको पिक करना, पैक करना, उसको डिलीवर करवाने की जिम्मेदारी भी अपनी होती है। अब डिलीवर करने के लिए हम खुद तो नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे थर्ड पार्टी जो कुरियर थर्ड कंपनी पार्टी। होती है उसका यूज करेंगे। डीएचएल हो गया, ब्लू डॉट हो गया, तो लोकल जो कोई भी कंपनी होती है, मारुति हो गया, तो नंदन हो गया, इस टाइप की जो कोई भी लोकल कुरियर कंपनी होती है उसका भी यूज करके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्पैच कर सकते हैं, वो आगे कस्टमर तक यहाँ पे पहुंचा देगा। यार रिटर्न के बारे में बताओ। रिटर्न सबसे बड़ी एक मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी शिपमर्स के लिए जो भी बेचते हैं प्रोडक्ट या ऑनलाइन बेचते हैं। सबसे बड़ी जो लॉस जो मिलता है उनको रिटर्न से मिलता है। रिटर्न के बारे में मुझे बताओ कि यस, लाइक ऑनलाइन सेलर की बात करो तो उसका जो दुख, दर्द और पीड़ा जो होता है वो तीनों रिटर्न ही है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर आपका रिटर्न बहुत ही मिनिमम है तो आपके लिए प्रॉफिट में रहना बहुत ही ईजी हो जाएगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपका रिटर्न बहुत ही ज्यादा है, राइट, तो आपके लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट में रहना बहुत ही लाइक मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही टफ काम हो जाएगा। खास करके मैं बात करूँ जो गारमेंट प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रॉफिट में रहना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न रेशो बहुत ही ज्यादा होता है, 25%, 30%, कुछ सेलर के तो 40% तक यहाँ पे रिटर्न होते हैं, राइट। रिटर्न होते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं, उसकी वजह से वो यहाँ पे माइनस में चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे रिटर्न, सबसे पहले रिटर्न को समझते हैं, रिटर्न कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होता है, जनरली आप गिनने जाए तो 2 टाइप के यहाँ पे रिटर्न गिन सकते हैं। सबसे पहले क्या हो गया कस्टमर रिजेक्टेड, यानी कि क्या हो गया या तो अनडिलीवर बोल सकते हैं तो कस्टमर रिजेक्टेड बोल सकते हैं अपने कि प्रोडक्ट आप में लाइक सपोज मतलब डिलीवरी पर्सन है आप तक प्रोडक्ट लेके आया, बोला सर प्रोडक्ट, आप बोले कि भाई नहीं चाहिए रिटर्न करवा दो, या तो इसने कॉल किया आपने कॉल उठाया नहीं तो वो प्रोडक्ट वापस रिटर्न चला गया, या तो आपने एड्रेस को ऐसा डाला था जो डिलीवर नहीं हो सकता, वहाँ पे रीचेबल नहीं था एड्रेस, तो प्रोडक्ट वापस हो गया। तो उस टाइप के केस के अंदर क्या तो एज ए सेलर हमको कोई भी टाइप का चार्ज नहीं लगता, लाइक वैसे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंची नहीं उससे पहले अगर वापस आ गई तो हमको एज ए सेलर कोई भी टाइप का चार्ज यहाँ पे नहीं लगता। पैकेजिंग जो अपना लॉस्ट हो गया, पैकेजिंग मटेरियल का जो लॉस्ट हो गया वही सिर्फ यहाँ पे लगता है। दूसरा जो यहाँ पे होता है वो है कस्टमर रिटर्न, कि प्रोडक्ट आप तक आया, आपने क्या कर लिया प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, प्रोडक्ट आपको टूटा हुआ मिला, प्रोडक्ट अच्छा ना लगा, या तो कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने क्या करवा दिया प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम कस्टमर रिटर्न बोलते हैं। तो वो केस के अंदर हमको काफी सारे चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले तो लगता है डिलीवरी चार्ज लगता है, जो आपको लाइक पहुंचाने तक जो डिलीवरी चार्ज लगा तो वो लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लगता है हमको एक रिटर्न फीस लगता है हमको, तो रिटर्न फीस भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाती है। तो कोई भी ऑर्डर हमको यहाँ पे रिसीव यहाँ पे वापस आता है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 120 से लेकर 150 रुपीज तक का हमको चार्ज लगता है। वो प्रोडक्ट पे जो आपको जो पैसा पे किया था आपने वो तो आपको 100% वापस मिल गया। उसके अलावा कि हमको लाइक यहाँ पे 100 रुपीज से लेकर 150 रुपीज के बीच चार्जेस लगता है। ओहो हो! तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑप्शन होता है इसके अंदर ये सेम कॉस्ट नहीं लगता है? जो व्यक्ति रिप्लेस कर रहा है उस चीज़ को? रिप्लेस कर रहा है उसके अंदर क्या होता है लाइक आप रिटर्न कॉस्ट होता नहीं लगता, जो डिलीवरी चार्ज एक बार एक्स्ट्रा लगता है तो एक बार एक्स्ट्रा सब डिलीवरी चार्ज यहाँ पे लग जाता है। सो कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को जो है गलत प्रोडक्ट जो है जैसे ओरिजिनल प्रोडक्ट किसी ने मंगाया और उसके अंदर गलत प्रोडक्ट डाल के जो है लोग बेच देते हैं। तो इसका क्या होता है ये मेन जो ओरिजिनल कंपनीज होती है वो इससे कैसे डील करेंगे? ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि लाइक ये जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी मार्केट प्लेसेस है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, तो कोई भी जो मार्केट प्लेस है उसकी पॉलिसी कैसी होती है कस्टमर सेंट्रिक होती है। वो कस्टमर को कभी ब्लेम नहीं करेगा भाई तूने कुछ गलत किया, तूने कुछ लाइक प्रोडक्ट को चेंज करके भेज दिया, कस्टमर को कभी नहीं करेगा। वो जो भी होगा वो सैलरी थोड़ा बहुत यहाँ पे भुगत देगा, राइट। तो सपोज मान लो ऐसा कोई केस हो गया हमारे साथ कि मैंने जो प्रोडक्ट भेजा था अच्छी प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर तक गया, कस्टमर ने या तो बीच में कुरियर वाला ने किसी ने भी क्या प्रोडक्ट का लाइक इधर
इधर इधर करके प्रोडक्ट को चेंज करके वापस भेज दिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट आती है तो उससे सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, उसका वीडियो शूट कर लेते हैं, फोटो उसका कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे ऑप्शन रहता है सेफ्टी क्लेम का, या तो रिटर्न क्लेम बोल सकते हो, सेफ्टी अमेजन बोलता है उसको, सेफ्टी क्लेम बोलता है। तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, तो ऑर्डर आईडी डालेंगे, उसके बेस पे हम सेफ्टी क्लेम फाइल करेंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट हमने भेजा था उसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आया, कुछ गलत प्रोडक्ट आ गया, तो उसके बेस पे अमेजन हमको यहाँ पे रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करता है। बट ऑब्वियसली बात है इतना भी ज्यादा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत लॉस ही बेयर करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ओके, तो मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता है अगर कोई रिटर्न करता है, अगर गलत प्रोडक्ट डालकर। तो ये भी होता है कि कई बार जो कस्टमर्स होते हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है इसकी वजह से। तो ये ट्रैकिंग कैसे होती है? पता कैसे चलता है कि ये जो कस्टमर है वो बार-बार जो है ये फ्रॉड कर रहा है, या फिर क्योंकि आईडीज़ बहुत सारे लोग बना लेते हैं, बहुत सारे आईडीज़ क्रिएट करके जो है नॉर्मली लोग ये फ्रॉड करते हैं बड़े-बड़े डील्स। हाँ, तो पर्टिकुलर इसमें अमेज़न की बात करूँ तो अमेज़न का लोग सिस्टम बोलते हैं अपने, उसका एल्गोरिथम बहुत ही पावरफुल है, हर चीज़ को ट्रैक कर लेता है। वो प्रोडक्ट आप मँगवा रहे हो, फ्रीक्वेंटली आपका पैटर्न क्या है, प्रोडक्ट आप मँगवा रहे हो, ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि आप 5 स्टार हर प्रोडक्ट मँगवाते हो, हर प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग देते हो, तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेता है। हर प्रोडक्ट आप रिटर्न करो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। या तो आपने जो प्रोडक्ट लाइक ऑर्डर यहाँ पे रिटर्न करवाया, उसके अंदर सेलर ने क्लेम डाला हुआ, आपने रिटर्न करवाया उसके अंदर क्लेम डाला हुआ, तो ऐसा बार-बार हो रहा है, तो अमेज़न तुरंत ही वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। मतलब बहुत कम केस होते हैं जो कस्टमर के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, कस्टमर के ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं। कोई लाइक ऐसे लोग को भी मैं जानता हूँ जो ऐसे फ्रॉड के चक्कर में जेल भी जाके आ चुके हैं। ऐसे लोग को भी मैं जानता हूँ एज अ कस्टमर, मतलब कस्टमर के लैपटॉप मंगाया तो महंगी प्रोडक्ट मंगवाई, शूज मंगवाए थे, ब्रांडेड शूज मंगवाए, निकाल दिया, दूसरे डाल के वापस भेज दिए इसी तरह। तो उस टाइप लाइक इस टाइप के केस में क्या होता है, काफी बार कस्टमर पे भी एक्शन होते हैं, बट बहुत कम केस के अंदर होते हैं। किस-किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या-क्या चार्जेस लगते हैं एक नॉर्मली? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ना एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे पहले क्या, सपोज मान लो अपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो प्रोडक्ट को अगर सेल करना तो कौन से चार्जेस लगते हैं उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगता है, कोई भी मार्केट प्लेस उसका क्या लगता है, कमीशन लगता है। बट मेनली लाइक मीशो के अंदर कमीशन नहीं है, पर अमेजन फ्लिपकार्ट की बात करें वहाँ पे क्या लगता है, कमीशन लगता है। अब क्वेश्चन आता है भाई कितना कमीशन लगेगा, सो डिपेंड्स करेगा आपकी कैटेगरी पे, आपकी प्रोडक्ट से सेल करो उसकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से डिफरेंट होता है। कितना होता है भाई, 2-3% से लेकर 15%, 20%, 25-30% तक भी यहाँ पे होता है। पर जनरली अगर मेजोरिटी प्रोडक्ट की बात करें तो कितने में आ जाती है, 8% से लेकर 15%, 8% से लेकर 15% के बीच में मेजोरिटी प्रोडक्ट आ जाती है। सो इतना आपको क्या लगने वाला, कमीशन लगने वाला है। दूसरा यहाँ पे लगता है क्लोजिंग फी लगता है। क्लोजिंग फी क्या होता है, जैसे कि वो सारा पेमेंट मैनेज कर रहे हैं, आपके भी कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप तक पेमेंट पूरा पहुंचा रहे हैं, सारी चीज को टेक्नोलॉजी वो पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे पेमेंट गेटवे भी वो खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीजें होती है उसके लिए वो क्या बोलते हैं, क्लोजिंग फी बोलते हैं। तो क्लोजिंग फी वो भी डिपेंड करती है, थोड़ी बहुत होती है, कभी लाइक इजी शिप करो तो कम होती है, अमेजन की बात करो FBA करो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 20 रुपया होती है, 25 रुपया होती है, लाइक इजी शिप करो तो 3 रुपया होती है, 5 रुपया होती है, 10 रुपया होती है। तो इस तरीके से क्या लगता है आपको, क्लोजिंग पे यहाँ पे लगता है। तीसरा यहाँ पे लगता है डिलीवरी चार्ज। तो डिलीवरी चार्ज भी है, ऑब्वियसली बात है, वो डिपेंड करेगा आपका पार्सल कितना है, छोटा पार्सल है, बड़ा पार्सल है, बहुत बड़ा पार्सल है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवरी हो रहा है वो भी मैटर करता है। आपका सिटी है उसके नियर बाय हो रहा है तो उसको बोलते हैं लोकल, तो थोड़ा सा कम लगेगा। दूसरा आता है रीजनल, यानी कि आपका स्टेट आपके नियर बाय के जो स्टेट होते हैं वहाँ पे डिलीवरी हो रहा है तो उसको बोलते हैं रीजनल, तो वहाँ पे थोड़ा कम लगेगा। उससे बाद कौन सा आता है, नेशनल आता है, यानी कि आपका स्टेट, आपके नियर बाय के स्टेट, उसके अलावा के स्टेट पे आपका डिलीवर हो रहा है। जैसे कि हम गुजरात से, अगर हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवर होगा, तमिलनाडु के अंदर या तो कर्नाटक के अंदर डिलीवर होगा, तो वहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा, नेशनल चार्जेस पे करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दोनों के कंपैरिजन में हाई रहता है। तो 3 चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। सो चलो ठीक है, ये तो आपका खुद का प्रोडक्ट है, इसको आप बेच सकते हो, लेकिन किसी और का प्रोडक्ट भी लोग बेचते हैं, जैसे बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अदरवाइज़ किसी और के प्रोडक्ट को जो लोग बेचते हैं, जिसको नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। सो ये कैसे काम करते हैं और ये नॉर्मली कैसे आप कर सकते हो? इसमें ना थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। प्रोडक्ट आप कोई भी बेच सकते हो, आप चाइना से प्रोडक्ट का सोर्सिंग करो, आपकी खुद की ब्रांड है, मतलब उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट तो कहीं से खुद मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है। बड़ी बड़ी जो ब्रांड है, नाइकी, एडिडास है, प्यूमा है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करे। कोई कंपनी को उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, डिजाइन के अंदर कर दे और मेरा लोगो चिपका देना। तो सेम चीज वही कर, हम भी वही सेम चीज कर रहे हैं। हम चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते, काफी बार हम लोगो चिपकाते और काफी बार लोगो नहीं चिपकाते, तो सेम चीज उसको कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। तो आपने लगा आपका जो क्वेश्चन है वो मैं समझ गया यहाँ पे, कि आपका क्वेश्चन है क्या है कि कौन सी जगह पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहला यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। सबसे पहला कौन सा कॉन्सेप्ट समझा हमने, मार्केट प्लेस का, यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वो क्या है, एक साइड पे कस्टमर होते हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे बायर होते हैं, बीच में क्या होता है, मार्केट प्लेस होते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया। सेकंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो है ब्रांड वेबसाइट। ब्रांड वेबसाइट यानी कि खुद की वेबसाइट अपने बोल सकते हैं यहाँ पे, कि हम क्या कहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करें, अपनी खुद की वेबसाइट प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करें। बट ऑब्वियसली बात है वो क्या होता है, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, शॉपिफाई के थ्रू या तो विंग्स के थ्रू क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट को सेल करेंगे। थर्ड जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है
वो है ड्रॉप शिपिंग का। अब ड्रॉप शिपिंग कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या होता है, हमें प्रोडक्ट पहले से परचेस नहीं करना होता। उसमें सपोज मतलब आप क्या हो, मैन्युफैक्चर हो, मैं एक ड्रॉप शिपर, जो ड्रॉप शिपिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपर बोलते हैं। मैं एक ड्रॉप शिपर हूँ, तो मुझे क्या करना होता है, सिर्फ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑर्डर जनरेट करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक वेबसाइट बनाऊंगा, फेसबुक एड रन कराऊंगा, इंस्टाग्राम एड रन कराऊंगा, तो गूगल एड रन कराऊंगा, कैसे भी करके मैं क्या करूंगा, ऑर्डर को यहाँ पे जनरेट करूंगा। ऑर्डर जैसे आएगा तो मेरा जो बैकएंड पैनल होता है उसका एक्सेस मैंने आपको दिया होता है, तो like किस तरीके से वो कनेक्टेड पूरा होता है, तो आपको पता चलेगा भाई ऑर्डर आया है, तो आप एज ए मैन्युफैक्चरर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। तो आप क्या करोगे, मेरे भी वो प्रोडक्ट आप डिस्पैच करोगे। सो एज ए लाइक यहाँ पे ड्रॉप शिपर मुझे क्या करना होता है, वेबसाइट बनानी होती है एंड उसका मार्केटिंग करके ऑर्डर को यहाँ पे जनरेट करना होता है। उसका डिलीवरी का काम है, वो तो थर्ड पार्टी कंपनी करेंगी, उसका पैकेजिंग का काम सारा आप करोगे। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है। ओके, सो यूजुअली ये व्हाइट लेबलिंग जैसा हुआ ना, जहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर व्हाइट लेबल लगा के बेचते हो। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो व्हाइट लेबलिंग करती हैं। बहुत अभी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हो गई, जैसे बॉट हो गई, अदरवाइज़ और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पहले से व्हाइट लेबलिंग कर रही है, आज वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाती है। सो इसके अंदर क्या बिज़नेस है, अगर किसी को वापस स्टार्ट करना हो, किसी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना हो व्हाइट लेबलिंग के अंदर, तो ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं व्हाइट लेबलिंग? ओके, व्हाइट लेबलिंग तो क्या होता है, आपको एक मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मान लो कि लाइक आप मैन्युफैक्चरर हो, अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपके पास आऊंगा, भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, राइट। आप क्या करोगे, भाई कोई बात नहीं, हो जाएगी। मैं बोलूँगा मेरा लोगो भी चिपका देना, तो क्या हो गया, व्हाइट लेबलिंग हो गया। इसी तरह राइट। सो बहुत सारी प्रोडक्ट मैं लाइक इंडिया से सोर्सिंग करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट चाइना से सोर्सिंग करता हूँ, मैं बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर व्हाइट लेबलिंग करवाता हूँ। जैसे अभी मेरा लाइक अमेज़न ग्लोबल में स्टार्ट करा, तो उसके अंदर भी मैं व्हाइट लेबलिंग करवा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मैंने बनवा दिया, उसको बोल दिया भाई मेरा लोगो यहाँ पे चिपका देना, तो मेरा लोगो चिपका देगा, राइट। तो सारी ओके। चीज मतलब मेरी ब्रांड के अंदर हम करवा सकते हैं। ब्रांड नेम अपना होना चाहिए, मतलब मार्केटिंग अपना होना चाहिए, ऑडियंस अपनी होनी चाहिए। बाकी मैन्युफैक्चर करने वाले तो बहुत सारे लोग पड़े हैं मार्केट के अंदर। राइट। सो इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है? मतलब व्हाइट लेबलिंग के अंदर तो क्वालिटी कंट्रोल इतने सही से नहीं हो पाएगा ना, जितना आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू। और नहीं, सही से हो पाएगा ना, क्यों सही से नहीं हो पाएगा। जैसे कि सपोज मतलब सबसे पहले क्या होता है, इसमें सैम्पलिंग होता है। जैसे कि मैंने बड़ा ऑर्डर दिया, कितने भी पीसीस का, 100 पीसीस का, 200 पाया तो 500 पीसीस का ऑर्डर दिया। उससे पहले क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। मैं उससे सैंपल मंगा लूंगा, भाई मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, इस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए, क्या रेट में पड़ेगी, थोड़ा रेट का फाइनल हो गया बेसिक थोड़ा, फिर मैं उसको बोलूंगा भाई तू सबसे पहले मुझे क्या भेज, सैंपल भेज। तो मुझे सैंपल भेजेगा, सैंपल के थ्रू मैंने क्वालिटी अप्रूव किया, तो मुझे कुछ लगता है इंप्रूवमेंट के ये कि भाई इसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है, ऐसा कुछ है, तो मैं उसको गाइड करूंगा भाई ऐसी प्रोडक्ट, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, या तो इस टाइप का मुझे पैकेजिंग चाहिए। इसको सारी चीजें कस्टमाइज करा सकते हो, पैकेजिंग से लेके सारी चीज आप कस्टमाइज करा सकते हो। भाई ये डिजाइन के अंदर सा, ये कलर के अंदर सा, इस टाइप का पैकेजिंग चाहिए, मेरी ब्रांड का ऐसे ऐसे करवाना, इस टाइप के बॉक्स के अंदर पैक करना, सारी चीज को कस्टमाइज करके फिर वहां पे ऑर्डर हो जाता है अपना। तो क्वालिटी का कोई इशू नहीं आता, सही से हो जाता है। मुझे कोई प्रोडक्ट बताओ, जो अगर कोई पहली बार स्टार्ट कर रहा हो और उसके पास में सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस अगर किसी को रन करना हो स्टार्टिंग के अंदर। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं आता है, कई ऐसे हम्म। प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कम प्रॉफिट आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री बताओ, तो कुछ ऐसी कैटेगरीज़ बताओ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता हो, ताकि अभी पर्टिकुलरली जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कोई स्टार्ट कर सके। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्लेस को देखेंगे, प्रोडक्ट हमको कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि हर प्रोडक्ट हर मार्केट प्लेस पे नहीं चलती है, हर प्रोडक्ट अमेजन पे नहीं चलती है, हर प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे नहीं चलती है, हर प्रोडक्ट मीशो पे नहीं चलती है। ओके। पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होती है पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा चलती है। जैसे कि गारमेंट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे एंड मीशो पे ज्यादा चलता है, वो लाइक अमेजन पे इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना आपको फ्लिपकार्ट पे एंड मीशो पे जितना ग्रोथ मिलेगा, इतना ग्रोथ आपको गारमेंट कैटेगरी के अंदर अमेजन पे नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं अमेजन पे कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, भाई कौन सी कैटेगरी चलती है। तो 5 से 7 कैटेगरी है जो अमेजन पे ज्यादा चलती है। तो सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉनिक, हो गया होम एंड किचन का, हो गया होम इंप्रूवमेंट का, हो गया कार एंड मोटर बाइक का, हो गया स्पोर्ट एंड फिटनेस का, हो गया ब्यूटी प्रोडक्ट, हो गया लाइक किड्स, हो गया किड्स के रिगार्डिंग किड्स टॉय, हो गया। इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो अमेजन पे यहाँ पे ज्यादा चलती है, राइट। तो एक तो हो गया, सपोज मतलब इसमें लाइक अमेजन पे अगर मैं सेलिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने आपको कैटेगरी बताई, उतनी कैटेगरी में से हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है भाई कौन सी प्रोडक्ट को सेल करें। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। अगर मैं आपको कुछ आइडियाज बताऊँ कि भाई कौन सी चीज के बेस पे अपने क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो क्या, एकदम लो प्राइस की प्रोडक्ट पे मत जाओ, जो मतलब कितने रुपीस में सेल हो रही है, 100 रुपीस में, 150 रुपीस में, 200 रुपीस में, तो 250 रुपीस में सेल हो रही है। उस टाइप की प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट जैसे ही रिटर्न आएगा तो क्या होगा, आपको रिटर्न का चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इसके सामने क्या होगा, आपका चार्जेस बढ़ जाएगा। जैसे एक प्रोडक्ट रिटर्न आया, आपको एक प्रोडक्ट ऑर्डर पे कितना कमा रहे थे, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया कमा रहे थे, उसके सामने एक भी ऑर्डर रिटर्न आ गया तो अगले आपके 3 से 4 ऑर्डर किस में चले जाएंगे, उसको लॉस को रिकवर करने में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 300 रुपीस मिनिमम, 300 रुपीस या तो 300 रुपीस से ज्यादा सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा लाइक कंपेयर टू इजी हो जाता है। आप 100 रुपीस की, 150 रुपीस की प्रोडक्ट को बेच तो सकते हो, आपको ऑर्डर भी मिल जाएंगे, बट वहीं पे आपको रिटर्न आ जाएगा, तो आपको लाइक वहां पे लाइक प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी प्रोडक्ट सेल करो जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 300 रुपीस या तो उससे ज्यादा होती, तो वहां पे लाइक प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा एज कंपेयर टू इजी होता है।
अभी जो है बहुत सारी कंपनीज जो है प्रोडक्ट को तेज़ी से डिलीवर करने की कोशिश कर रही हैं। फ्लिपकार्ट ने भी रिसेंटली जो है फास्ट डिलीवरी स्टार्ट करी है। अमेज़न भी बहुत तेज़ी से डिलीवर करती है। ये आप 12 बजे ऑर्डर करते हो, शाम को 5-6 बजे तक आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ विदिन 5 आवर्स, विदिन 10 आवर्स आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ये इतनी जल्दी कैसे होता है? सो ये जो डिलीवरी का रेस है उसके अंदर विनर तो अमेज़न ही है। अभी के अंदर इंडिया के अंदर बात करें तो लाइक ई-कॉमर्स जितने भी मार्केट प्लेस है उसके अंदर सबसे फास्ट अगर कोई डिलीवरी करवा सकता है तो वो यहाँ पे अमेज़न है। अब हुँ, अमेज़न इतनी फास्ट डिलीवरी करवाता कैसे है? तो उसके क्या मल्टीपल जगह पे लोग बोला कि उसके वेयरहाउस बने बने हुए हैं। राइट, जैसे की बात करें गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद के अंदर उसका वेयरहाउस बना हुआ है, बैंगलोर के अंदर उसके वेयरहाउस है, मुंबई के अंदर है, दिल्ली के अंदर हर जगह पे उसका क्या है वेयरहाउस यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे आप ऑर्डर डालोगे तो आपका जो नियर बाय वेयरहाउस होता है वहाँ पे उसका ऑर्डर जाएगा। लाइक प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हुँ, आपका जो वेयरहाउस है आपने जहाँ से ऑर्डर डाला उसके नियर बाय का जो वेयरहाउस है अगर वहाँ से प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, अगर आप प्राइम यूज़र हो, तो आपको सेम डे डिलीवरी मिल सकता है। तो 1 डे के अंदर तो गारंटी डिलीवरी है। 1 डे के अंदर या तो दूर के वेयरहाउस पे पड़ा अगर, सपोज़ मतलब आपने गुजरात से ऑर्डर किया, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा? तमिलनाडु में पड़ा है, दिल्ली में पड़ा है, तो मे बी पॉसिबल है 2 डेज़ यहाँ पे लग सकते हैं मैक्सिमम। बाकी अगर आपके जो स्टेट है, उसके वेयरहाउस के अंदर ही पड़ा है, तो आपको सेम डे या तो विदिन 1 डे आपको डिलीवरी मिल जाएगा। तो ये वेज के अंदर लाइक अमेज़न ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? तो यहाँ पे मल्टीपल वे हुँ, उसका यूज़ करता है। बाय रोड भी करता है और बाकी यहाँ पे बाय सी भी करता है। बाय सी मतलब वो रिवर के अंदर भी करता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आया था, हुँ, तो हुँ। रिवर के अंदर भी करता है, वो तो बहुत ही कम होता है। बाकी मेजॉरिटी जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय यहाँ पे रोड ही होता है। ओके। सो ये प्लेन से भी अमेज़न एयर की भी बहुत सारी सर्विसेज़ है। तो ये इसके अंदर ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट ही करते हैं, अदरवाइज़ लो वैल्यू जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कम प्राइस वाले, वो भी ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं, वो दोनों चीज़ भी करते हैं, पर मेन चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, वो यूज़र को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप प्राइम यूज़र हो, तो आपको कैसे भी करके स्पीड के अंदर प्रोडक्ट पहुँचा ही देगा। आपको बेटर हुँ, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए वो वैल्यू को ज़्यादा नहीं देखेगा, वो देखेगा कस्टमर को। अगर आप वैसे भी नॉर्मल आपके बगल के वेयरहाउस के अंदर प्रोडक्ट पड़ा, अगर आप प्राइम यूज़र नहीं हो, तो वो जानबूझ के आपको 2 से 3 दिन के बाद ही प्रोडक्ट पहुँचाएगा। अगर आप प्राइम यूज़र हो, तब भी आपको सेम डे या तो 1 डे के अंदर पहुँचाएगा। तो आपको हुँ, ज़्यादा फोर्स किस पे करता है, आपको स्पीड के अंदर डिलीवरी चाहिए, तो किस पे ज़्यादा फोर्स करता है वो, आप प्राइम यूज़र बन जाओ। प्राइम यूज़र बन हुँ। जाओ, उसके नज़दीक के वेयरहाउस पे ही प्रोडक्ट पड़ा, पर तो भी आपको जानबूझ के 2 से 3 दिन लगाएगा। बाकी सम यूज़र को मतलब कि सेम तरीके से भी डिलीवरी करवा सकता है। एक दिन में आपको भी करवा सकता है, एक दिन में मुझे भी करवा सकता है। वो देखेगा प्राइम यूज़र है या तो नहीं है। अगर प्राइम यूज़र है तो उसको स्पीड के अंदर करवाएगा, नहीं है तो उसको आराम-आराम से करवाएगा। आपने प्रोडक्ट जो है अपना लिस्ट कर दिया है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। अभी इसके अंदर एड्स का क्या फ़ीचर होता है? किस तरीके से इसके अंदर एड्स होती हैं? क्या कॉस्ट होता है पर्टिकुलरली? और क्या ये जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको हम लोग वेबसाइट पर भी या अदरवाइज़ किसी और भी प्लेटफ़ॉर्म पे अपने ऐड चला सकते हैं? और इससे यूजुअली क्या नुकसान और प्रोस और कॉन्स होते हैं यूजुअली एड्स के? हाँ, ओके। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बिज़नेस है तो कहीं न कहीं उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब ऑफलाइन बिज़नेस में क्या होता है, होर्डिंग्स आप सब लगाते हो, पर डिजिटल बिज़नेस है तो ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे क्या लगता है, एडवर्टाइज़मेंट लगता है। तो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म उसके क्या खुद के एड प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। जैसे कि अमेज़न है तो उसका अमेज़न एडवर्टाइज़मेंट खुद का प्लेटफ़ॉर्म है। फ्लिपकार्ट है हुँ, तो फ्लिपकार्ट एड्स यहाँ पे अवेलेबल है। मीशो है तो मीशो का भी यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। तो हुँ, उसी के अंदर से क्या कहाँ पे लगती है, एड लगती है और कहाँ पे दिखती है, अमेज़न के अंदर ही लगती है। अमेज़न का खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, उसी के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर यहाँ पे एड लगती है। अब यहाँ पे जितनी भी एड होती है कैसी होती है, पीपीसी होती है, पे पर क्लिक। ऑर्डर के बेस पे नहीं होता, क्लिक के बेस पे होता है। आपको जितना क्लिक मिलेगा इतना आपका पैसा कटेगा। अब कितना पैसा कटेगा, सो डिपेंड रहेगा कीवर्ड पे कि आप कितने कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो और कीवर्ड की मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी है, वैल्यू के इन द सेंस की डिमांड कितनी है। आप भी उसको हुँ, टारगेट कर रहे हो, मैं भी उसको टारगेट कर रहा हूँ, दूसरे 50 लोग भी उसको टारगेट कर रहे हो, उसका मतलब क्या डिमांड ज्यादा हो गई, उसकी बिडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे हाई हो जाएगी। सो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ज्यादा हमको पे करना पड़ेगा। कोई ऐसे कीवर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, यानी कि लंबा कीवर्ड है जिसको ज्यादा हुँ, लोग टारगेट नहीं करते, उसकी बिडिंग कैसी रहती है, यहाँ पे कम रहती है। अमेज़न की बात करूँ तो यहाँ पे 2-3 रुपए से बिडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड्स ऑन कैटेगरी भी होता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट भी होता है, राइट? यहाँ पे जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसके अंदर बिडिंग थोड़ा-सा यहाँ पे हाई रहता है, ₹15, ₹20, ₹25 भी यहाँ पे सीपीसी रहता है। ओह! वहीं पे दूसरी कैटेगरी की बात करूँ लाइक होम एंड किचन है, स्पोर्ट एंड फिटनेस ऐसी कैटेगरी, सो वहाँ पे लाइक ₹4-5 से क्लिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम ₹8-10 तक यहाँ पे क्लिक हमको मिल जाता है। तो इतना रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड होता है और दूसरा यहाँ पे जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए वो होता है एक्वस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। आपका हुँ, एक्वस जितना डाउन रहेगा, इतना आपको ज़्यादा लाइक प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि उसका मतलब क्या होता है, सपोज़ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ कि आपने सपोज़ मतलब ₹1000 का प्रोडक्ट सेल किया, तो ₹1000 का प्रोडक्ट सेल करने में आपका एडवर्टाइज़मेंट के तो कितना गया? ₹100 हुँ, गया, तो हुँ, आपका एक्वस कितना हो गया? 10% हो गया। हुँ। ₹1000 का प्रोडक्ट सेल करने में आपका कितना गया? 20% एडवर्टाइज़मेंट की तरफ गया, तो आपका एक्वस कितना हो गया? 20% हो गया। तो इसी तरह जनरली यहाँ पे एक्वस की बात करूँ अमेज़न के अंदर, तो आपको कितना रहना चाहिए? अप्रोक्सिमेटली 30%। 30% या तो उससे कम जितना रहे इतना बेनिफिट वाली चीज़ है। 30% से ज़्यादा जितना जाए इतना क्या हो गया आपके लिए? एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कहीं न कहीं प्रॉफिट के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आपका एक्वस कितना रहना चाहिए? 30% मैक्सिमम लिमिट है, उससे हुँ। जितना कम रहेगा इतना आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये बताओ कि बहुत सारे जो डिसीज़न्स आते हैं, बहुत सारे दिवाली ऑफ़र्स आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें आती हैं जिसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट बहुत सारे डिस्काउंट्स देते हैं। हुँ। इसका लॉस कौन हैंडल करता है? ये जो लॉस है ये कस्टमर हैंडल करता है अदरवाइज़
इसके मार्केट प्लेसेस हैंडल करते हैं, तो भाई जो सेलर होता है उसको हैंडल करना पड़ता है। ओके, सो एग्जैक्टली इसको क्या आपने लॉस तो नहीं कह सकते, तो डिस्काउंट है उसकी कॉस्ट कौन बेयर करता है? जैसे कोई प्रोडक्ट है, सपोज मतलब 500 रुपीज के अंदर सेल हो रही है, लाइक फेस्टिवल पे क्या हो गया 450 के अंदर सेल हो रही है। सो बहुत बार मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या मतलब उसने क्या होता है, एक हवा क्रिएट करके रखा हुआ कि दिवाली ऑफर आ रहा है, ये समर सेल आ रहा है, ये सेल आ रहा है, बिग बिलियन डे आ रहा है, ये डे आ रहा है। तो काफी बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वो क्या करते हैं जनरली प्राइस बढ़ाकर कम कर देते हैं। तो आपको क्या लगेगा डिस्काउंट मिल रहा है, और कोई कोई केस के अंदर क्या होता है डिस्काउंट एक्चुअली मिलता भी है, ऐसा भी नहीं है 100% लाइक ऐसा भी होता है। कोई कोई केस के अंदर क्या होता है डिस्काउंट मिलता भी है। तो जनरली यहाँ पे क्या दोनों चीज थोड़ा थोड़ा पे करते हैं। काफी बार क्या होता है कोई बड़े सेलर है तो उसको क्या करते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसका जो कमीशन लगता है उसके अंदर वे ऑफ दे देते हैं। यानी कि सपोज आपको 10% कमीशन लगता है तो अमेजोन क्या करेगा 5% लेगा या तो 2% कमीशन लेगा। तो वे ऑफ करेगा तो क्या होगा, सीधा ही आपका प्राइस कितना डाउन हो गया, 7% 8% यहाँ पे डाउन हो गया। और काफी बार क्या होता है सेलर भी अपना सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो खुद से भी 5% 10% का डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है फेस्टिवल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होता है डिस्काउंट आपको बेनिफिट मिलता ही है, पर ऐसा 100% सिनेरियो नहीं है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब पहले से प्रोडक्ट को ट्रैकिंग कर रहे हो, पहले से उसकी प्राइस देख रहे हो, आपको कम दिख रहा, उसका मतलब हाँ उसके अंदर डिस्काउंट है। वो थोड़ा बहुत अमेजोन ने बेयर किया होता, फ्लिपकार्ट ने बेयर किया होता, एंड थोड़ा बहुत सेलर ने बेयर किया होता। सो अभी मुझे ये बताओ कि अगर किसी को नॉर्मली, अगर किसी को कोई नॉलेज नहीं है, अगर उसको थोड़ा भी सीखना हो किसी चीज़ से, अगर थोड़ा भी नॉलेज उसको इकट्ठी करनी हो, तो वो कैसे करे? कोई कोर्स है, अदरवाइज आप जो सिखाते हो नॉर्मली, आपने कोर्स से चालू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि शॉर्ट में जो है जनता को समझ में आ जाए। अब ऑब्वियसली बात है नॉलेज लेने का तो क्या है मल्टीपल वे है, कहीं से भी आप क्या कर सकते हो नॉलेज ले सकते हो। मेरा सिंपली लाइक मेरा पर्सनली बात करूँ, मैं नॉलेज कैसे लेता हूँ, कुछ भी चीज देखता हूँ उसके बारे में रिसर्च करते, रिसर्च यानी कि गूगल पे सर्च करता हूँ, या तो पता नहीं चलता यूट्यूब पे जाके उसका वीडियो देखता हूँ। कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। तो सेम तरीका आप अपना सकते हो, आपको कुछ भी चीज नहीं दिख रही है तो फिर क्या करो, सिंपली खुद से अगर लर्निंग करो तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, गूगल पे जाकर सर्च करो, या तो अपने दोस्त लोग में कॉन्टेक्ट, वो सेम नेटवर्क के अंदर अवेलेबल हो तो दोस्तों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एक तरीका हो गया। दूसरा तो क्या होगा, आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, आपको ज्यादा इधर इधर लग क्या होता है बहुत जगह पे नहीं जाना, तो आप क्या करते हो सिंपली कोई लाइक किसी का यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, या तो किसी का कोर्स परचेज कर सकते हो। तो आपका बेसिक क्या लाइक 70% 80% 90% आपको आइडिया वहां से मिल जाएगा। तो सीक्वेंस पे पूरा बिजनेस वर्क कैसे करता है, क्योंकि सपोज मान लो जैसे कि मेरा कोर्स अमेजोन मास्टरी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर क्या है अमेजोन पे अगर आपको सेलिंग स्टार्ट करना है, उसका मैं आपको बताऊं 95% से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। वैसे 100% इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, पर तो भी आपने बोलने जाए तो कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 95% से ज्यादा। कैसे करना होता, कौन सी प्रोडक्ट सेल करे, कैसे सोर्सिंग करना होता, कैसे अमेजोन पे लाइक उसका लिस्टिंग करना होता, कैसे अकाउंट क्रिएट करना होता, कैसे अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कैसे पहला ऑर्डर आपको मिल जाए तो कैसे उसको डिस्पैच करना होता, कैसे उसका लाइक पूरा गाइडलाइन रहता है, पैकेजिंग कैसे करना होता है, अमेजोन के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट भेजना कैसे अपने भेज सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे रन होती है, रिटर्न कैसे यहाँ पे मैनेज होता है, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे प्रोडक्ट को अपने कैसे अमेजोन पे रैंक करवा सकते हैं, कैसे अपने बेस्ट सेलर यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपने अभी रिसेंटली बात किया फेस्टिवल के बारे में, तो डील्स कैसे लगते हैं, कूपन कैसे लगते हैं, प्रमोशन कैसे लगता है, तो वो सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको छोटी सी अमाउंट पे करके आपको 100% वो बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप नॉलेज ले सकते हो। दो रास्ता होता है, खुद से, पहले तो उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लग जाता है, खुद से सारी चीज लर्न करने में आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है, उतनी चीज आप जान पाते हो। पर कोर्स में काफी बार क्या होता है, आपको जो चीज पता नहीं होती, आपने भी सपोज मान लो कितने क्वेश्चन मुझे पूछे, लाइक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे पूछते हो, पर उसमें कितने क्वेश्चन आप पूछ पाओगे, जितने आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आएंगे। पर उसके अलावा भी क्या होता है, काफी बार 5 चीजें और जरूरी है जो आपको पता नहीं है, तो आपके दिमाग में नहीं आ रहे, तो ये चीज आपको कहां से पता चलेगी। इस टाइप का कोई भी आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको पता नहीं, इस टाइप की चीजों के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सिंपली मेरा जो भी रास्ता होता है वो क्या होता है, खुद से भी लर्निंग करता हूँ, प्लस मैं क्या करता हूँ कुछ ना कुछ कोर्स परचेज करता हूँ। मैंने आपको बता बोला मैंने बहुत सारे कोर्स परचेज किए, फेसबुक एड के बारे में, गूगल एड के बारे में, अमेजोन के बारे में, अमेजोन ग्लोबल के बारे में, अमेजोन एड्स के बारे में, या तो बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इस टाइप के मैंने बहुत सारे कोर्स परचेज किए। उसके थ्रू क्या कुछ ना कुछ इनपुट ले लिया, फिर ऑब्वियसली बात है स्किल है तो क्या अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके फिर उसको इंप्लीमेंट कर देते सीधा ही। सो वो मेरा बेस्ट वे रहता है नॉलेज लेने का, और लोग भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर प्रोडक्ट को मुझे बाहर बेचना है ना, ये तो इंडिया में बात हो गई। अगर मुझे इस प्रोडक्ट को फॉरेन में बेचना है, मुझे यूएस यूके में बेचना है, जहाँ पर बहुत मार्जिनल प्रोडक्ट है, बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पर, और उन अमीरों को अगर बेचना है मुझे प्रोडक्ट, तो उससे कैसे बेचें? उसका क्या प्रोसीजर होता है? ओके, सो अमेजोन के साथ ही अपने बात करो तो अमेजोन का एक प्रोग्राम आता है अमेजोन ग्लोबल। तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, लाइक दूसरे जो मार्केट प्लेस है, अमेजोन क्या एक कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, अमेजोन यहाँ पे टोटल 17 से 18 कंट्री के अंदर अवेलेबल है। तो वहां पे हम क्या अमेजोन ग्लोबल उसको बोलते हैं, अमेजोन ग्लोबल हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, पर्टिकुलर यूएसए की बात क्या है, वहां पे हमको कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में बैठे बैठे विदाउट कंपनी रजिस्टर आपको इंडिया के अंदर करवानी पड़ेगी, बट यूएसए के अंदर आपको कोई भी टाइप की कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी है। आप यूएसए के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। आप
जर्मनी जाओगे, यूके जाओगे तो वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत पड़ेगी आपको। बट यूएसए की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे बैठे-बैठे यूएसए के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके थ्रू आप अमेज़न ग्लोबल भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कंट्रीज़ के अंदर मुझे बेचना हो, जैसे यूरोप के अंदर मुझे बेचना हो, अदरवाइज़ मुझे चाइना में बेचना हो। ओके, सो इसमें क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अमेज़न ने क्या मतलब मल्टीपल कंट्री के अंदर करता है, अमेज़न ग्लोबल लाइफ टाइप का सिस्टम लाके उसने क्या पूरा जो प्रोसेस होता है उसको स्मूथ बना दिया। और हुँ, चाइना के अंदर क्या अमेज़न इतना चलता नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है, शायद मे बी पॉसिबल है उसने बिज़नेस भी बंद कर दिया। चाइना में ट्राई किया था अमेज़न ने, मैंने उसका पूरा स्टोरी चुना था। लाइक यहाँ पे क्या है कि चाइना के अंदर अमेज़न ने बिज़नेस बिल्ड करने की ट्राई की, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो मुझे हुँ। अभी इतना आइडिया नहीं है कि अमेज़न लाइक चाइना के अंदर चल रहा है तो नहीं चल रहा। तो आपको इस टाइप के लाइक यहाँ पे प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा जो चाइना के अंदर ज़्यादा चलता है। तो वहाँ पे फिर आपको प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस में भी थोड़ा-सा अमेज़न के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा टफ हो सकता है, क्योंकि अमेज़न ने क्या पूरा बहुत ईज़ी सिस्टम को पूरा ऑप्टिमाइज़ करके रखा हुआ। इंडिया हुँ। से यूएसए भेजने के लिए कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बहुत ऑप्टिमाइज़ करके रखा। तो पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के अंदर आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा लाइक ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन की या तो ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट ये अमेज़न के साथ ही डायरेक्टली इंडिया से यूएसए करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो मुझे ये बताओ कि इंडिया से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं, जो अपने चाइना में बेचते हैं, चाइना इसलिए क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास में बहुत बड़ा गैप है इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। सो अगर इंडिया से चाइना में कोई प्रोडक्ट बेचना हो और इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशली इंडिया में बनती हैं, बहुत सारे हमारे पास स्किल्स हैं जो स्किलफुल वर्कर्स बनाते हैं। सो चाइना में अगर हमको इंडिया से कोई प्रोडक्ट बेचना हो, सो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अगर किसी और प्लेटफ़ॉर्म्स पर अगर हम बात करें, किसी और प्रोडक्ट्स पर बेचें, किसी डीलर्स को बेचें, किसी होलसेलर्स को बेचें, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है? ओके, प्रोसेस की तो बात वही वही है, मतलब क्रॉस बॉर्डर जाएगा तो आपको प्रोग्राम क्या सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आ जाएगा। हुँ, ये जैसे कि यहाँ पे अमेज़न.com पे हम कर रहे हैं, यूएसए पे कर रहे हैं, तो वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही सब्जेक्ट है। लाइक जैसे कि बल्क में अमेज़न पे लाइक अमेज़न के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट को भेज देंगे, फिर वहाँ से सिंगल सिंगल प्रोडक्ट डिस्पैच होगा। बट यहाँ से जो भेज रहा हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट आ गया। हुँ, चाइना की बात करें तो उसके अंदर भी सेम टू सेम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही हमें करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। बाकी चाइना में मेजरली प्रोडक्ट कैसे जाता है, बल्क में जाता है। तो बल्क में कोई बोलेगा सर चाइना तो हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो चाइना हमसे कौन सी प्रोडक्ट परचेस करता है? तो राइट। चाइना भी हमसे बहुत सारी प्रोडक्ट परचेस करता है, खास करके फूड प्रोडक्ट, स्पाइसेस हो गया, राइस हो गया, इस टाइप की जो फूड प्रोडक्ट है बहुत सारी वो परचेस करता है। प्लस हो गया यहाँ पे सी प्रोडक्ट बोल सकते हैं, लाइक फिश हो गया, झींगा हो गया, इस टाइप की जो प्रोडक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज बहुत ही चलता है, राइट? तो इंडिया से इस हुँ। टाइप की प्रोडक्ट चाइना बहुत परचेस करता है, फूड प्रोडक्ट और इस टाइप की स्पाइसेस प्रोडक्ट तो बहुत चलती है वहाँ यार पे। ये कोल्ड स्टोरेज वाला बताओ, ये जो फूड को अपने कोल्ड कर देते हैं, अदरवाइज़ इसको स्टोर करते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं और फ्रीज़ करके वो प्रोडक्ट जो है बेचते हैं। तो इस बारे में कुछ बताओ कि अगर चाइना में अदरवाइज़ कोई ऐसी नॉन-वेज कंट्रीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता हो ये चीज़, तो वहाँ पर ये चीज़ों को कैसे बेचें? ये फ्रीज़ करके जो प्रोडक्ट है वो कितना इसकी वैलिडिटी, इतनी गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो इसमें क्या इसकी लाइफ़ टाइम रहती है और इसके क्या मार्जिन्स होते हैं कम से कम? ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, रिफर कंटेनर आता है। कंटेनर जो हुँ, होता है वो पूरा फ्रीज कंटेनर बोल सकते हो, रिफर कंटेनर बोल सकते हो। उसके अंदर क्या टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो। बहुत माइनस के अंदर भी बहुत काफी लेवल तक आप क्या कर सकते हो, प्लस के अंदर और माइनस के अंदर भी आप काफी लेवल तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। सो टेम्परेचर को मेंटेन करके प्रोडक्ट को आप सेल्फ लाइफ कितने भी टाइम तक, लाइक प्रोडक्ट की गाइडलाइन होती है भाई कि ये प्रोडक्ट को कितने टेम्परेचर तक आपको मेंटेन करना है। 7 डिग्री पे, माइनस माइनस 7 पे, या तो -5 पे करना है, तो 0 पे मेंटेन करना। इतना मेंटेन करो प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे रिफर कंटेनर आते हैं, उसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट जाती है, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया, वो फ्रेश होते हैं तो फ्रेश को भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। या तो इस टाइप की जो कोई सी प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी जो फ्रोजन प्रोडक्ट है बहुत सारी होती है जिसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर मेंटेनेंस की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, इस टाइप के कंटेनर आते हैं, 20 फीट के है, 40 फीट के कंटेनर आते हैं। सो उसी के अंदर प्रोडक्ट यहाँ पे जाता है। ओके। सो इसके अंदर ऐसा होता है कि कूलिंग के अंदर जो एक कॉस्ट लगती है, एक कोई भी कूलिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का बेचोगे तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी कूलिंग के अंदर। सो ऑब्वियसली बात लगेगी, यस सो बताइए। ये इससे ऐसा होता है कि कोई कंट्री है जहाँ पर ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है और अब जब कूलिंग कर रहे हो तो वो एक कॉस्ट अंदर लग रही है, प्लस उसको उतना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का जो एक कॉस्ट होता है। सो ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट ही वहाँ पे जाते हैं, अदरवाइज लो वैल्यू प्रोडक्ट को भी जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर लोग बेचते हैं। हाई वैल्यू लो वैल्यू जनरली नहीं रहता, पर कंट्री की डिमांड के हिसाब से रहता है कि वो कंट्री है वहाँ पे वो चीज़ें बनी नहीं रही है, तो उसको ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, पर नॉर्मल कंट्री में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिफर कंट्री में चाहिए तो वो उसको यूज़ करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो वैसे देखने से तो अपने यहाँ पे सब्जी कितने मतलब एज कम्पेयर टू देखने दूसरे कंट्री तो हाँ। सस्ती मिलता है काफ़ी। पर वही गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पे गल्फ कंट्रीज के अंदर नहीं होती है सब्जी ये सब। तो वो क्या हुँ। होता है, इंडिया से मोस्टली गल्फ कंट्री का सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया है। सबसे पहले क्या था, ब्राजील या तो मेक्सिको नंबर 1 सप्लायर था, पर उसको बीट करके इंडिया आगे निकल गया। अभी गल्फ कंट्रीज का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सबसे बड़ा सप्लायर तो इंडिया है। तो यहाँ से पूरी हुँ। जितने भी प्रोडक्ट जाती है किसके अंदर जाती है, रिफर कंटेनर के अंदर जाती है पूरी। ओके, थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप संजय भाई के चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है। थैंक यू सो मच संजय भाई, आप यहाँ पर आए